जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर की सजा रद्द कर दी है और इन तीनों को रिहा करने का हुक्म दिया है। 11 फील्ड अपार्टमेंट केस में एहतसाबी अदालत ने इस साल जुलाई में इन तीनों को कसूरवार ठहराते हुए जेल भेज दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का हुक्म दिया है। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद है। नवाज को 10, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को रद्द कर दिया है। तो एक बड़ी राहत नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, उनकी बेटी और दामाद को भी, उनकी यानी तीनों की सजा रद्द कर दी गई है पाकिस्तान के हाई कोर्ट में खासतौर से। और इस वक्त हमारे मुआविन चैनल वियॉन के रिपोर्टर अनस मलिक इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी और दामाद की रिहाई का हुक्म दिया। ये रिहाई नवाज शरीफ खानदान के लिए कितनी बड़ी राहत है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम सफदर और साथ में उनके दामाद कैप्टन सफदर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिहाई का परवाना मिला। आज दोपहर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 11 फील्ड रेफरेंस के हिसाब से जो वर्डिक्ट आया था उसको सस्पेंड किया गया, उसको मुअत्तल किया गया। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिलीफ शरीफ खानदान के लिए जो इंसाइट है, क्योंकि नवाज शरीफ जिनको बार किया गया था इसी सजा के तहत अपनी इलेक्शन कैंपेन वो नहीं रन कर पाए थे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए। अब क्योंकि उनको रिहाई का परवाना मिला और अब से कुछ देर कबल ही नवाज शरीफ लाहौर से, इस्लामाबाद से लाहौर के उन्होंने उड़ान भर ली है। तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर ये के लिए साबित होगा। और यहाँ पे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में जो बात हुई है, इमरान खान के लिए भी आप एक हकीकी ऑपोजिशन का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी टीम को डायरेक्टली एडवाइस कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को महज इसलिए जेल में रखा गया कि वो आम इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके और इमरान खान को पीएम बनाया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये एक जनरल परसेप्शन यही है। और अगर हम एनालाइज करें 2018 के इंतखाबात को जो 25 जुलाई को हुए, तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी जो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट जिसे हम पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली साइड किया इमरान खान को जितवाने में, और उनकी जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ था, जो कि अब वाज़ेह भी हो चुका है। और क्योंकि जो एक चीज जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में हमें दिख रही थी कि नवाज शरीफ ने जिन्होंने एक साइड बड़ा जो अन्य बगावत उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बुलंद किया हुआ था, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको सजा मिली थी। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तल की है, ये एक केवलन के स्टांस की जो विंडिकेशन है, ये उससे उनका मजीद उनका स्टांस विंडिकेट हुआ है, जिसकी वजह से ये इस जो तकासुर को मजीद तक़वीत मिलती है कि नवाज शरीफ की सजा उनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, लाहौर के रास्ते में है, और पाकिस्तान में जो 9 जो सीटें हैं नेशनल असेंबली की, साथ साथ 28 सीटें जो प्रोविंशियल असेंबली की हैं, उनमें 4 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाबात होंगे। तो उसके लिए नवाज शरीफ फुल फ्लेज तरीके से जो कैंपेन रन करेंगे, तो देखना होगा उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि वो वोटर इम्पैक्ट पे असरअंदाज हो सकता है कि नहीं। जी इमरान, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवाज शरीफ के सामने अभी कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं? और खासतौर से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नेब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको लेकर कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, नैब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस अपील के खिलाफ, लेकिन उसकी उन्होंने शर्त ये रखी है कि जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं हो सकता। आज जो हमने देखा, जो फैसला जारी हुआ वो 1 पेजर एक शॉर्ट फैसला था, पूरी हुक्मनामा था। एक तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो बाद में जारी करेगा। तो और लेकिन नवाज शरीफ की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई हैं, क्योंकि ये जो फैसला मुअत्तल हुआ ये एक रेफरेंस में ही की सजा मुअत्तल हुआ है। वो जो अभी रेफरेंसेस हैं, फ्लैगशिप रेफरेंस और रेफरेंस, वो अभी भी पेंडिंग है, वो अभी भी चल रहे हैं। तो नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कोई कम नहीं हुई है, यही जरूर हुई है, लेकिन कोई मुश्किलात ठीक है। ये फौरी राहत जरूर है, लेकिन मुश्किलात अभी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनस इस पूरी जानकारी के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुक्काम ने उनका जोरदार खैर मकदम किया। इमरान खान ने सबसे पहले उमरा किया और काबा शरीफ की जियारत की, और उसके बाद पाकिस्तानी वजीर आजम ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से
शाही महल में मुलाकात की और जराये के मुताबिक दोनों लीडरों के बीच आपसी ताल्लुकात, सनत, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत हुई है। इमरान खान ने OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल असमैन से भी मुलाकात की, जिसमें कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर भाई मौजूद थे, इसके अलावा भी मौजूद थे। और जरा के मुताबिक खान सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। इमरान खान, आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान की मईशत कमजोर होती जा रही है और इमरान खान के PM बनने के बाद माशी इस्तेहकाम उनकी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। ये वजह है कि वो खलीजी ममालिक से ताउन चाहते हैं। शाम में रूसी जहाज को मार गिराए जाने के बाद पैदा हुए हालात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने संभाल लिया है। पुतिन ने कहा है कि ये इजराइल की गलती से हुई है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हंगरी के PM ओरबान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि नामसायद हालात में ऐसा हो गया, लेकिन मुस्तकबिल में सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि रूस का एक हवाई जहाज सीरिया के करीब बहरे रोम में अचानक गायब हो गया था और इस जहाज में 14 फौजी सवार थे। रूस ने इस जहाज को मार गिराए जाने के लिए इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के वजीर दिफा ने कहा था कि वो इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन पुतिन ने इजरायली हुकूमत से कहा कि अब से इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए। जंग जैसी हंगामी हालात में जब कोई मरता है तो बहुत दुख होता है। ये हम सभी के लिए एक सानिया है। मैं मारे गए फौजियों और उनके अहले खाना के तई इजहार अफसोस करता हूँ। ये सब एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस में हुआ। हमने इस वाक़े को संजीदगी से लिया है। इसराइल को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात न हो, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि यमन की आईनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हुई है। ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में ग्रिफिथ ने कहा है कि उनकी सना में हौसियों और जनरल पीपल्स कांग्रेस के रहनुमाओं से तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि यमन में तमाम फरीकैन के दरमियान दोबारा बातचीत की बहाली की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। हौसियों की तरफ से खासतौर से कैदियों के तबादले, इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी और सना हवाई अड्डे को खोलने के मुतालबात सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब हौसियों की तजावीज़ लेकर यमनी हुकूमत के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुज़ाकरात करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हौसी बागियों ने जिनेवा में अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। शुमाली कोरिया ने मिसाइलों की तैयारी और तनसीब से मुतालिक अपने कई अहम मकामात बंद करने का फैसला किया है। प्योंगयांग में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने अपने शुमाली कोरिया के हममनसब किम जोंग के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। दोनों लीडरों ने कोरियाई जजीरे को अमन का गहवारा बनाने का अहद भी किया। शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच बरसों की दुश्मनी अब दोस्ती में बदलती नजर आ रही है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन के शुमाली कोरिया दौरे से रिश्तों में मजीद गर्माहट आई है। 3 रोजा शुमाली कोरिया के दौरे पर गए मून ने आज भी किम जोंग से कोरियाई जजीरे में कशीदगी कम करने, डीन्यूक्लियराइजेशन समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। सरबराही इजलास के बाद एक समझौते पर दस्तखत भी किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मून ने कहा कि शुमाली कोरिया ने बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों की मौजूदगी में मिसाइल टेस्ट साइट को पूरी तरह से बंद करने पर रजामंदी जाहिर की है। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा कि अमेरिका की जानिब से चंद इक़दामात शुमाली कोरिया अपने जौहरी कॉम्प्लेक्स को भी तल्फ करने के लिए तैयार है। शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच पहली बार डीन्यूक्लियराइजेशन पर रजामंदी हुई है। शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइल साइट को बंद करने का अज़्म किया है। ये सब बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों की निगरानी में होगा। अगर अमेरिका यकीन दहानी कराए तो शुमाली कोरिया अपनी जौहरी साइट को भी बंद करने के लिए तैयार है। वहीं शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने कहा है कि दोनों लीडर्स ने कोरियाई जजीरे में जंग के खात्मे के लिए एक समझौता किया है ताकि दोनों मुल्कों की आवाम बिना किसी न्यूक्लियर खतरे के अमन चैन से जिंदगी गुजार सके।
हमने फौजी सतह पर समझौते किए हैं। इससे दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी और दुश्मनी कम होगी। दोनों मुल्कों के बीच जौहरी हथियारों से पाक करने पर भी रजामंदी हुई है ताकि कोरियाई जजीरे में अमन व इस्तेहकाम कायम हो सके। बरसों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए दोनों लीडर्स ने 2032 के समर ओलंपिक की मुश्तरका मेजबानी करने का भी इरादा जाहिर किया है। दोनों मुल्कों ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी साथ हिस्सा लेने की बात कही है। इस मौके पर मून जे इन ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग को सोल आने की दावत दी है, जिसे किम ने कबूल कर लिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि किम जोंग अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो दुनिया की दो बड़ी मईशत अमेरिका और चीन के बीच तिजारती जंग भी अब मजीद तेज होती जा रही है। जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने $60 अरब के अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक ये बढ़े हुए टैक्स 24 सितंबर से नाफिज होंगे। चीनी वजारत मालियात ने बताया कि चीन ने इसके अलावा अमेरिकी फैसले के खिलाफ आलमी तिजारती तंजीम WTO में एक और शिकायत दर्ज की है। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली मसनूआत पर $200 अरब के नए टैक्स का ऐलान किया था। नए टैक्स की शरह 10% होगी और ये नया टैक्स 24 सितंबर से नाफिज हो जाएगा। ये दरें अगले साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2019 से बढ़कर 25% तक पहुंच जाएंगी। इससे पहले अमेरिका चीन के $50 अरब के दरामदात पर टैक्स लगा चुका है और चीन ने भी उनके जवाब में चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ाया था। अमेरिका एक जानिब चीन से बातचीत कर रहा है और दूसरी जानिब टैक्स आयद कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया एक तरफ कह रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले सुलझाना चाहिए और दूसरी तरफ चीन पर दबाव बना रहा है। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी का चीन खामोशी से जवाब दे रहा है। चीन का मानना है कि अमेरिका की ब्लैकमेलिंग और दबाव की सियासत कामयाब नहीं होगी। चीन अपनी माशी इस्लाहात जारी रखेगा और वक्त वक्त पर अपने बाजार को भी खोलेगा। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अमेरिका से काफी सारा पैसा ले जाकर अपने तामीर नौ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चीन समेत हर किसी ने अमेरिका का फायदा उठाया, लेकिन 3 महीने में ही उनका बाजार 32% गिर गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पोलैंड के सदर आंद्रजेज डूडा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन हर साल $500 अरब अमेरिका से ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर का गुल्लक बन गया है और सभी इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। We are the piggy bank to the world. We've been ripped off by China. We've been ripped off by, excuse me, Mr. President, the European Union, of which you're a part of. We've been ripped off by everybody. And I want to protect the American worker, the American farmer, the ranchers, the companies. And we're not being ripped off, you will see in a little while. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रकाश के राय साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड अफेयर्स के। इस खबर पर हम उनसे बात करेंगे। प्रकाश जी, अमेरिका चीन के बीच जो कि तिजारती जंग चल रही है, ये कहां जाकर खत्म होगी? अमेरिका टैक्स बढ़ाता है तो चीन भी जवाबी कार्रवाई करता है और इसी पूरी दुनिया इससे सहम जाती है। कब तक ये सब चलेगा? सर, ये लंबा चलेगा और जैसा कि Alibaba.com के फाउंडर और चीन के सबसे धनी जैकमा ने भी कह दिया है कि ये कम से कम 20 साल चलेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे आगे या नहीं रहेंगे, कोई भी प्रेसिडेंट होगा, ये चीजें चलेंगी। जी, क्या ट्रंप ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह से बदल रहे हैं? वो तो WTO, IMF और दूसरी तंजीम जैसे नाफ्टा को भी नकार रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, एक तो ये है कि वो बहुत ही अल्ट्रा क्या उसको बोलते हैं, संरक्षणवादी या अपनी इकोनॉमी के लिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी का जो भी उसकी बेहतरी करनी है वही उनका गोल है और इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये उन्होंने खुद भी कहा है कि आगे कोई चीन के साथ कोई डील हो सकती है और अमेरिका के अंदर जो बिजनेस बॉडीज हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, कॉरपोरेशंस के, उन लोगों के एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के कदमों की आलोचना भी की है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश के राय साहब अपनी
अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। आलमी उमूर के माहिर प्रकाश के राय साहब हमारे साथ फोन लाइन पर थे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सुप्रीम कोर्ट के नामजद जज ब्रेट कावानॉग मुश्किल में घिर गए हैं। उन पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाने वाली खातून प्रोफेसर क्रिस्टीन ब्लेसी फोर्ड ने कहा है कि अमेरिकी सीनेट में सुनवाई से पहले इस पूरे मामले की जांच FBI से कराई जाए। सीनेट कमेटी ने इन दोनों को सुनवाई के लिए 24 सितंबर को तलब किया है। वाज़ेह है कि कैलिफोर्निया की पालो एल्टो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर क्रिस्टीन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि 1980 के करीब मैरीलैंड सूबे में एक पार्टी के दौरान नशे में लड़खड़ाते ब्रेट ने मुझसे जबरदस्ती की कोशिश की। ब्रेट ने मेरा मुंह हाथ से बंद कर दिया था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं, लेकिन सही वक्त पर ब्रेट के दोस्त ने मुझे बचा लिया। वहीं ब्रेट ने इन तमाम इल्जामात को खारिज किया है। क्रिस्टीन के इल्जामात के बाद अपोजिशन डेमोक्रेट ने इस हफ्ते के आखिर में जज की तकर्री को लेकर होने वाली वोटिंग टालने की मांग की है। I have said from the beginning that these are very serious allegations and she deserves to be heard. She's now being given an opportunity to come before the Senate Judiciary Committee and to answer questions, and I really hope that she doesn't pass up that opportunity. She will be represented by counsel, and I think it's important that we hear from both Professor Ford and Judge Kavanaugh under oath in a public hearing. उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात को सामना कर रहे अमेरिकी जज ब्रेट कावानाह के मामले पर सियासत करने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे मुद्दे पर अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी पर तनकीद वो खासों से कर रहे थे। कहा कि जज कावानाह के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, वो एक ईमानदार शख्स है। आपको बता दें कि जज ब्रेट कावानाह को डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया है। He's an incredible individual, great intellect, great judge, impeccable history in every way, I feel so badly for him that he's going through this, to be honest with you. I feel so badly for him. This is not a man that deserves this. This should have been brought to the fore. It should have been brought up long ago. And that's what you have hearings for. मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक को बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्क की इंसदाद बदउनवानी एजेंसी ने बताया कि नजीब पर सरकारी सरमायाकारी के लाखों डॉलर के गबन का इल्जाम है। हुक्काम ने बताया कि रज़ाक पर बदउनवानी के केस में फर्द जुर्म आयद किया गया है और उन्हें जुमेरात को अदालत में और इल्जामात का सामना करना पड़ेगा। नजीब पर यह भी इल्जाम है कि सरकारी खजाने से करीब 1 करोड़ 3 लाख डॉलर की रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। नजीब ने सरकारी सरमायाकारी तंजीम का कयाम किया था, लेकिन उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। आपको बता दें कि नजीब रज़ाक 2009 से 2018 तक मलेशिया के वजीर आजम रहे हैं। इधर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किए गए जराइम की अबूरी तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्क बदरी और जुल्म और तशद्दुद के बाबत शवाहिद और सबूत जमा किए जाएंगे और इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी। वहीं म्यांमार हुकूमत का कहना है कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को इस मामले में जांच का इख्तियार नहीं है, लेकिन आलमी अदालत का कहना है कि चूंकि इस मामले में सरहद अबूर करके रोहिंग्या अफराद उस मुल्क में दाखिल हुए जो कि आलमी अदालत का हिस्सा है, इसलिए इस मामले की तफ्तीश की जा सकती है। वाज़ेह है कि इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमें म्यांमार अफवाज के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कह चुकी है, लेकिन म्यांमार हुकूमत इन इल्जामात को मुस्तरद करती रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने उइग़ुर मुसलमानों पर जुल्म ढाने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए चीन पर सख्त तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि चीन के शिनजियांग सूबे में लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखे जाने की खबर आने के बाद चीन पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक चीन में उइग़ुर मुसलमानों को चीन के तई वफादार बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कैंप्स खोले गए हैं। इन कैंप्स को खोलने का मकसद मुसलमानों को चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार बनाना है। यहां पर मुसलमानों को जबरदस्ती लाया जाता है। हुकूक इंसानी कमीशन की रिपोर्ट की माने तो इन मुसलमानों को यहां पर महीनों रखा जाता है। उइगर मुसलमानों की पहचान को खत्म करने के लिए उन पर जुल्म और ज्यादती की जाती है। This is an issue that affects all of us. Every Uyghur family in diaspora
has a family member detained in the camps. Mass imprisonment of more than 1 million people cannot be justified on any grounds. So it is a situation. So we need solidarity from the world. We need to help democratic society. Particularly, we need to help United Nations. Uyghur people need help before it's too late. UN member states have an absolute obligation to act immediately. बरतानिया की राजधानी लंदन के शुमाली मगरिब में गुज़िश्ता शब एक तेज रफ्तार कार ने मस्जिद के बाहर 3 अफराद को निशाना बनाया, जिसमें ये अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी पर सवार अफराद ने ऐसे जुमले कसे जो इस्लाम के खिलाफ तौहीन-आमेज और नफरत से भरे हुए थे। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्स स्कैंडल की वजह से इस साल स्वीडिश अकादमी ने अदब का नोबेल इनाम नहीं दिया था और इस जिनसी तनाज़े के मरकज में रहे जान क्लाउड अर्नॉल्ट ने मुकदमा शुरू होने पर रेप के इल्जामात से इनकार किया है। जान क्लाउड अर्नॉल्ट फ्रांसीसी हैं और दहाइयों से वो स्टॉकहोम के आर्ट कल्चर के शोबे का चीफ रहा है। अर्नॉल्ट पर कई खवातीन ने जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया था। उस पर यह भी इल्जाम है कि उसने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल नोबेल कमेटी पर किया है। वाज़ेह है कि मी टू कैंपेन के बाद स्वीडिश अखबार डेगिंस नाइटहेटर ने नवंबर 2017 में 18 खवातीन का बयान छापा था। अमेरिका में खतरनाक फ्लोरेंस तूफान ने काफी तबाही मचाई है। कैरोलिना साहिल पर तूफान के टकराने के बाद हालात मजीद बिगड़ गए और कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है। मशरकी साहिल पर फ्लोरेंस तूफान के चलते लगातार हो रही बारिश और नदियों में पानी भरने से कैरोलिना में बाढ़ का पानी भर गया और इस वजह से वेलमिंगटन से सड़क राब्ता टूट गया है। और उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर ने बताया कि तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 35 पहुंच गई है। फ्लोरेंस तूफान गुजर चुका है लेकिन पीछे सैलाब छोड़ गया है। हालात के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए हजारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का हुक्म भी दिया गया है। तो वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।